सभी सम्मानित सदस्यगणों को मेरा नमस्कार और प्रिय विद्यार्थी। एक भारत श्रेष्ठ भारत देश के विभिन्न प्रांतों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए एकता और समन्वय स्थापित करने की एक पहल की जा रही है और इस पहल का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह कार्यक्रम सरदार पटेल की जयंती के ऊपर शुरू किया गया है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और इस देश में हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए कि एकता को बढ़ाने वाली चीजों को बल कैसे मिले, इन विविधताओं के बीच अपनापन कैसे आए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ जोड़ा गया है जिससे वे दूसरे राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं को, उसकी परंपराओं को और उसके रीति रिवाजों को जान सके। वास्तव में यह एक एकता का संदेश है कि भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है, राज्य अनेक है लेकिन राष्ट्र एक है, पंथ अनेक है लेकिन लक्ष्य एक है, बोली अनेक है लेकिन स्वर एक है, रंग अनेक है लेकिन तिरंगा एक है, समाज अनेक है लेकिन भारतवर्ष एक है। तो इस प्रकार से यह एक एकता का संदेश है कि विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। सांस्कृतिक विविधताओं से भरे हुए हमारे देश में प्रत्येक प्रांत की अपनी एक विशिष्टता होती है, एक संस्कृति होती है जो उस क्षेत्र की अपनी एक पहचान होती है जिसे लोक संस्कृति के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो शक्ति, भक्ति और त्याग की भूमि राजस्थान अपनी लोक संस्कृति के लिए विश्व भर में एक विशिष्ट स्थान रखती है। यहाँ की लोक संस्कृति अनेक रूपों जैसे रीति रिवाजों, पहनावों, खान पान, मेले, त्योहारों आदि के माध्यम से प्रदर्शित होती है। राजस्थान की में भौगोलिक विविधताएं भी बहुत अधिक है। एक तरफ जहाँ 60% एरिया मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है, वहीं दक्षिणी राजस्थान पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं पूर्वी राजस्थान हमारा यहाँ पर मैदानी भाग बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार भौगोलिक विविधताएं बहुत अधिक है और इन भौगोलिक विविधताओं ने भी हमारी संस्कृति को प्रभावित किया। यहाँ के छोटा से छोटा कस्बा और गांव भी अपनी लोक कलाओं के लिए बहुत फेमस है। आज हम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों की इन लोक कलाओं को आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राजस्थान विषय के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे और सम्मिलित रूप से राजस्थान की लोक संस्कृति की एक नई पहचान बनकर जो उभर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से कस्बे शाहपुरा में। शाहपुरा जो धार्मिक और क्रांतिकारी नगरी के रूप में विख्यात है, वहीं दूसरी तरफ अपनी परंपरागत लोक चित्र शैली फर्ड के लिए भी बहुत फेमस है। फर्ड मूल रूप से कपड़े पे बने हुए चित्र होते हैं जिनके माध्यम से किसी घटना का या कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यह फर्ड सूती कपड़े के ऊपर बनाई जाती है जिसके ऊपर गेहूं और चावल का जो घोल बना के उसकी कलरिंग उसके ऊपर की जाती है, जिसके ऊपर यह फर्ड तैयार की जाती है। और इस प्रकार के फर्ड चित्रण का कार्य जो मुख्य रूप से शाहपुरा और भीलवाड़ा के अंदर छिपा जाति के जोशी परिवार के लोगों के द्वारा किया जाता है, जो वंश परंपरागत रूप से इस कार्य को करते आ रहे हैं और इन कलाकारों को चितेरे बोला जाता है। फर्ड मुख्य रूप से धार्मिक और पौराणिक विषयों के जो लोक कथाओं के ऊपर आधारित होती हैं और इसमें जैसे कि आप ये पेंटिंग्स के अंदर देख सकते हैं कि ये किसी पौराणिक कथा के ऊपर इसे आधारित किया गया है। ये जो पेंटिंग्स है इसके अंदर पौराणिक कथा के ऊपर आधारित किया गया है। इसमें राजस्थानी लोक देवता और लोक नायक पाबूजी, बाबा रामदेव जी और रामकृष्ण, देवनारायण जी, कृष्ण और आदि की फड़ यहाँ पर बनाई जाती है और इन फड़ों को राजस्थान के अंदर भोपों के द्वारा विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ इनका वाचन किया जाता है। साथ ही साथ समय के साथ साथ आधुनिकता के इस दौर में इन लोक कलाकारों ने धार्मिक और पौराणिक विषयों के साथ साथ सामाजिक जागरूकता को प्रदर्शित करने वाली भी फड़ बनाई। जैसा कि आप ये दो फड़ इसके अंदर देख रहे हैं, पहली ये वाटर कंजर्वेशन से संबंधित है। इसके अंदर राजस्थान के अंदर किस प्रकार से जो जल संरक्षण किया जाता है इसका लोक कलाकारों के द्वारा इसका चित्र के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया गया। वहीं दूसरी फड़ ये कोरोना वायरस के दौरान भारत की जनता को एक जागरूकता का संदेश देने वाली ये फड़ इसके अंदर बनाई गई है। और आज हम इस वेबिनार के अंदर कोरोना काल में सामाजिक जागरूकता का संदेश देने वाली एक फड़ पेंटिंग्स को भी लेके आए हैं जो भीलवाड़ा के कल्याण जोशी जी के द्वारा बनाई गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की चीन और वुहान, चीन से इसके इटली, ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर इसके स्प्रेड करने,
भारत के अंदर यहाँ पर मेडिकल चेकअप करने एयरपोर्ट के ऊपर, इसके अलावा मेडिकल टीम के द्वारा यहाँ पर चेकअप करने और सामाजिक जागरूकता के संदर्भ के अंदर हाथ धोने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और आदि सभी प्रकार के सोशल अवेयरनेस से संबंधित जो रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसके अंदर जो है दर्शाई गई है। तो इस प्रकार हमारे लोक कलाकारों ने फट चित्रकला के माध्यम से आधुनिकता के इस दौर के अंदर परंपरागत चित्र शैली में आधुनिक विषयों को सम्मिलित कर, या यह कहें कि फट चित्रकला जो धार्मिक और पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित थी, समय के साथ साथ बदलते सामाजिक परिवेश और सामाजिक जागरूकता के ऊपर भी केंद्रित होने लगी है, जो अपनी लोक कलाओं का इनके माध्यम से अपनी लोक कलाओं को निरंतर जीवित रखने का भी ये प्रयास कर रहे हैं। तो आज की हमारी जो दूसरा जो लोक कला है वो है इंपोर्टेंट उस्ता कला। ऊंट की खाल के ऊपर स्वर्ण मीनाकारी और चित्रांकन की ये जो कला है ये उस्ता कला कहलाती है। इसके लिए बीकानेर का जो क्षेत्र बहुत फेमस है। उस्ता कला मुख्य रूप से जो उस्ता जो कलाकार है मूल रूप से मुगल दरबार के चित्रकार थे जो अकबर के समय थे। तो बीकानेर के शासक राय सिंह कुछ उस्ता कलाकारों को मुगल दरबार से बीकानेर लेके आए थे और उन्हें राजकीय चित्रकारों का दर्जा दिया गया, जिन्होंने इस शैली को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हुए एक समृद्ध रूप देने का प्रयास किया। शुरू में इन चित्रकारों के द्वारा महलों पर, हवेली और मंदिरों के ऊपर चित्रण कार्य किया गया, लेकिन कालांतर में यही उस्ता चित्रकार ऊंट की खाल के ऊपर स्वर्ण मीनाकारी के रूप में विकसित हुई और हस्तशिल्प की एक नई शैली का इसने रूप ले लिया। बीकानेर में वर्तमान में इन लोक कलाकारों के द्वारा ऊंट की खाल की बनी हुई कुप्पियों पर स्वर्णयुक्त दुर्लभ मीनाकारी का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही आकर्षक है। जैसा कि आप ये पिक्स के अंदर देख रहे हैं, ये कुप्पी बनी हुई है और इसके ऊपर ये स्वर्ण मीनाकारी का कार्य किया गया है। उस्ता कला की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर हरे और लाल रंग का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, जैसा कि आप इसके अंदर देख भी रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान के अंदर अनेक शीशियां, कुप्पियां और आईने डिब्बियों के ऊपर भी इस तरह की कलाइयों को किया जाता है। दीवारों के ऊपर भी इस तरह की जो है ये उस्ता कला को आजकल किया जा रहा है, पेंटिंग्स किया जा रहा है। तो इस कला के श्रेष्ठ कलाकृतियों के निर्माण के लिए बीकानेर के हिसामुद्दीन उस्ता को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में इस कला के संवर्धन और विकास के लिए बीकानेर में एक प्रशिक्षण संस्थान कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है। तो तीसरी जो हमारी जो आज की लोक कला है वो है थेवा कला। कांच पर कंचन की कारीगरी के लिए प्रतापगढ़ क्षेत्र की थेवा कला संपूर्ण विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। थेवा कला मूल रूप से आभूषण और ज्वेलरी निर्माण की एक कला है, जिसमें कांच के ऊपर सोने की अत्यंत जो बारीक और मनोहर चित्रकारी की जाती है। एक्चुअली ये एक कांच के ऊपर एक प्लेट लगाई जाती है जिसके ऊपर ये जो है चित्रकारी ये जो की जाती है इसके अंदर, या कहें कि कांच के ऊपर एक सुनहरी पेंटिंग है जिसे 23 कैरेट की एक सोने के पत्रे पर टाकला नामक जो एक कलम होती है उससे उकेरा जाता है। तो एक प्लेट बनाई जाती है जिसके अंदर जो टाकला नामक एक वो होते हैं, कलम होती है, कलम के माध्यम से इसके अंदर ये चित्र यहाँ पर जो है उकेरे इसके अंदर जाते हैं और इसके पश्चात इसे कुशलतापूर्वक जो बहुरंगी जो कांच होते हैं उनके अंदर इनके सेट कर दिया जाता है। तो वर्तमान में आभूषणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सजावटी और उपयोगी सामान भी बनाए जा रहे हैं और जिनके ऊपर भी इस प्रकार की जो कलाकारी जो है की जा रही है। इसमें एक विशेष प्रकार के जो चमकीले बेल्जियम कांच का प्रयोग इसके अंदर होता है, जो कि बहुत ही चमकीला कांच होता है, उसका प्रयोग विशेष रूप से इसके अंदर किया जाता है और जिसपे सोने की चित्रकारी के माध्यम से हाथी, घोड़े, शिकारी, मोर, फूल पत्ती, राधा कृष्ण और प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों की चित्रकारी इसके अंदर की जाती है, जैसे कि आप इसमें देख भी रहे हैं। ये जो और ये दो पेंटिंग्स है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर यह कला लगभग 500 वर्ष पुरानी मानी जाती है इसके अंदर। और थेवा कला को प्रतापगढ़ क्षेत्र के ही एक नाथूलाल सोनी परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसके अंदर जो लगातार इस तरह का ये कार्य करते आ रहे हैं और इस कला की उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाने के लिए इस परिवार के 12 सदस्यों को, 12 शिल्पकारों को वर्ष 1966 से 2005 तक लगभग 12 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। और इस कला की सबसे खास बात यह है कि यह कला राजौरी परिवार की एक परंपरागत कला है। इसे भारी लोग नहीं सीख सकते हैं
और इस कला के जो कलाकार है वे अपने बेटे के अलावा किसी को भी इस चीज का ज्ञान नहीं देते। इस कारण यह कला प्रतापगढ़ क्षेत्र के एक परिवार तक ही सीमित रह गई है और इस परिवार तक सीमित रहने के कारण ये इस शिल्प के लिए प्रतापगढ़ विश्व स्तर के ऊपर एक नई पहचान भी स्थापित की है। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो लोक कला आती है वो है सांझी कला। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर सांझी पूजन की एक प्राचीन परंपरा यहाँ पर रही है कि इस क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष के अंदर कुंवारी कन्याओं के द्वारा एक सफेद दीवार पर जो पुती हुई दीवार होते हैं उसके ऊपर गोबर से सांझी बनाई जाती है। इसमें एक ही जाति की जो कन्याएं मिलकर गोबर से रेखाओं को उभार कर उसमें विभिन्न प्रकार के कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पंखा, लाख के मोती, फूल पत्तियां के द्वारा आकर्षक आकृति बनाई जाती है। जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि ये जो है सांझी यहाँ पर बनाई गई है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ये जो है प्रयोग इसमें किए गए हैं और जो बहुत ही आकर्षक होती है जो सांझी कहलाती है। और सांझी की पूजा गौरी देवी के रूप में या पार्वती देवी के रूप में यहाँ पर की जाती है। इसी समय नाथद्वारा के अंदर भी श्रीनाथ मंदिर के अंदर एक केले की सांझी भी बनाई जाती है जो अपने आकर्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रीनाथ मंदिर के कमल चौक के अंदर एक सफेद रंग का, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सेकंड पिक्स के अंदर, एक ये सफेद रंग के इस कपड़े के ऊपर, वस्त्र के ऊपर केले के पत्तों को काट कर उन्हें विभिन्न आकार देकर सुंदर सांझी बनाई जाती है। जिसके अंदर एक कलाकार ये कलाकार ये पेड़ केले के पत्तों को काट कर अनेक प्रकार की जो आकृति इसके अंदर बनाई जा रही है और इस आकृतियों को यहाँ पर सजावट की जाती है इसकी, जिसमें मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र की 84 जो ब्रज भूमि जो 84 कोस के अंदर फैली हुई है, इसके अंदर कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को इसके अंदर जो है प्रदर्शित इसके अंदर किया जाता है और कलात्मक दृष्टि से ये काफी आकर्षक होती है जो नाथद्वारा क्षेत्र की एक नई पहचान बनकर उभर रही है। इसके पश्चात तीसरी जो पांचवी जो महत्वपूर्ण जो कलाकृतियां हैं जो वो है काष्ठ कला। काष्ठ कला मेवाड़ क्षेत्र के एक छोटे से गांव बस्सी की बहुत फेमस मानी जाती है जो अपनी कलात्मक काष्ठ कला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। लकड़ी के ऊपर दस्तकारी और शिल्प कौशल की यह कला के जन्मदाता जो प्रभातीलाल सुथार को माना जाता है। यहाँ पर लकड़ी की बनी हुई कठपुतलियां, तोरण, कावड़ आदि शिल्प की दृष्टि से बहुत अधिक प्रसिद्ध है इस क्षेत्र की, यानी कि बस्सी गांव की जो है ये कठपुतलियां और कावड़ जो है निर्माण, तोरण आदि बहुत प्रसिद्ध हैं और कठपुतलियों की जन्मभूमि भी इस गांव को माना जाता है। यहाँ पर मूल रूप से जो कठपुतलियां बनती है वो आड़ू की लकड़ी की निर्मित की जाती हैं जिन्हें नचाने वाले नट या भाट जाति के जो लोग होते हैं। वर्तमान में कठपुतलियों के विकास के लिए, उनके विस्तार और उनको नए आयाम से जोड़ने के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने के लिए लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसका निभाई जा रही है। और इसी क्षेत्र की दूसरी महत्वपूर्ण काष्ठ कला वो है कावड़ कला। कावड़ मूल रूप से एक मंदिर नुमा काष्ठ आकृति होती है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जिस पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक और पौराणिक कथाओं से संबंधित प्रसंगों को चित्रित किया जाता है, या हम कहें कि यह एक चलता फिरता देवघर है। और इस कावड़ को बनाने का कार्य मूल रूप से खेराड़ी जाति के लोग करते हैं और इस कला से जुड़े हुए एक ये महत्वपूर्ण जो कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री। ये मांगीलाल मिस्त्री जी एक कलाकार हैं जो लगभग 6 दशक से इस कला में एक अच्छे प्रयोग करते आ रहे हैं। इनके द्वारा माचिस से लेकर और 20 फीट तक की कावड़ का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। वर्ष 2018 में इनके द्वारा ये गणेश जी की एक कावड़ बनाई गई थी जिसको इसमें पिक्स के अंदर जो है दिखाया गया है। इसके अलावा इन्होंने आधुनिक विषयों जैसे साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, दहेज उन्मूलन, परिवार नियोजन और मीरा और प्रताप जैसे लोक नायकों के ऊपर भी ये कावड़ का निर्माण कर चुके हैं। तो इस प्रकार ये बस्सी जो गांव है काष्ठ कला के लिए अपनी एक नई पहचान बनकर जो है उभर रहा है। तो इस प्रकार राजस्थान की जो संस्कृति है वो इंद्रधनुषीय स्वरूप को अपने लिए हुए है, जिसके अंदर समृद्ध कला है यहाँ की और लोक संस्कृति के यहाँ अनेक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। आज हमने आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राजस्थान के अंदर राजस्थान की लोक कलाओं की कुछ झांकियां आज हमें देखने को मिली हैं जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की एक विशिष्टता को दर्शाती हैं। धन्यवाद।